बधाई हो, मोदी सत्ता ने पहलगाम में 26 भारतीयों की निर्मम हत्या का बदला ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश में इतने बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल हैं, बड़े बड़े लपड़झंडीस हैं, किसी पर यह खबर क्यों नहीं है कि बदला ले लिया। दरअसल बदला इस तरीके से लिया गया है कि गोदी मीडिया वाले इसे दिखा ही नहीं सकते। पहले बदला लिया गया नेहा राठौर के ऊपर मुकदमा करके देशद्रोह वाला, अब एक अन्य महिला प्रोफेसर के ऊपर मुकदमा करने के साथ साथ 4 PM यूट्यूब चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने बैन कर दिया गया है। अब आप बताइए, क्या गोदी मीडिया वाले इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? नहीं, गोदी मीडिया वाले तो कश्मीर में जाके बाहर से आए लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। खुद आम जनता वीडियो बना बना के बता रही है कि किस तरीके से गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि खिलाफ में बोलो, कश्मीरियों के विरोध में बोलो। 4 PM के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा ने चैनल पर बैन लगने के बाद क्या कुछ कहा है और यूट्यूब क्या कह रहा है, क्यों चैनल को बंद किया गया है, विस्तार से जानेंगे। बात उस BSF जवान की भी होगी जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में है, गिरफ्त में है। उनकी पत्नी अब बंगाल से निकलकर चंडीगढ़ पहुंच गई हैं और सत्ता से पूछ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं मेरे पति को वापस लाने के लिए। ध्यान रहे, BSF जवान की पत्नी गर्भवती है और अपने पति के लिए लड़ रही है। बात कांग्रेस और राहुल गांधी की भी करेंगे कि क्या एक बार फिर से पहलगाम मामले पर राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर वाले भाजपाइयों से मात खा गए, यानी उनकी पार्टी में जो कथित स्लीपर सेल हैं उन्होंने फिर से बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या भारतीय जनता पार्टी आतंकियों और पाकिस्तान के मंसूबे को आगे बढ़ा रही है और बात दूर तक निकल चुकी है? बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। एक बात और बता दें, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हमने ट्विटर हैंडल का लिंक दे रखा है। जो लोग भी एक्स को यूज करते हो वहां जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए, क्योंकि सत्ता जिस तरीके से सनकीपन दिखा रही है, कोई भी चैनल कितनी देर रहेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस नंबर को नोट करके रख लीजिए। इसके साथ ही हमारा काम पसंद आता हो तो उसी QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। सोचिए, एक तरफ जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाला हजारों करोड़ का गोदी मीडिया है, दिन रात जहर फैला रहा है, पाकिस्तानियों को बिठाकर भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टियां करवा रहा है, भारतीयों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। वहां सत्ता को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सत्ता भी वही चाहती है, यह सारी चीजें उन्हें सूट करती हैं। और दूसरी तरफ जो लोग सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से डॉक्टर माद्री काकोरी के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नाराज हो गए थे। अब यूनिवर्सिटी ने तो एक्शन लिया ही, साथ ही पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। यूनिवर्सिटी पूछ रही है कि 5 दिन के भीतर बताइए प्रोफेसर साहिबा, आपके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। प्रोफेसर ने वही सवाल किए थे जो सवाल हर एक जागरूक व्यक्ति करना चाहता है और कर रहा है। उन्होंने पूछा था कि धर्म पूछ के गोली मारना आतंकवाद है तो धर्म पूछकर लिंचिंग करना, नौकरी से निकालना, घर किराए पर न देना, बुलडोजर चला देना, ये सब भी आतंकवाद है। यानी कुल मिलाकर जिसके भी सवालों से सत्ता को परेशानी है उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना शुरू हो चुका है। इनका वीडियो भी पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। वैसे शेयर तो ध्रुव राठी का वीडियो भी किया गया, शंकराचार्य का भी किया गया, अन्य लोगों का भी वीडियो शेयर किया गया था। तो क्या उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा होगा? पूरी कहानी हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, नहीं देखे हैं तो इसे जरूर देखिएगा। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा है कि यह सवाल तो कई लोगों ने उठाया है, FIR करना ज्यादा नहीं हो गया? जिसे प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाना है उसे तो खुली छूट है, तो ये लोग काउंटर भी न करें क्या? कुछ तो सही गलत का फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान में नेहा के वीडियो को लेकर क्या कहा जा रहा है उसे लेकर FIR हो रही है, उधर वायरल हुआ, ये भी तो सरकार की नाकामी है। यानी पाकिस्तान में भारत का वीडियो वायरल हुआ, ये भी तो मोदी सत्ता की नाकामी है। वर्चुअल बॉर्डर बंद करना सरकार का ही तो काम है, ताकि इधर का वीडियो उधर ना जाए। सोचिए, अगर सत्ता ने पहले ही वर्चुअल बॉर्डर बंद कर दिया होता, यहाँ के चैनलों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया होता, तो फिर ये वीडियो वहां नहीं जाते, पाकिस्तान के लोग वीडियो का यूज नहीं कर पाते। आगे रवीश कुमार लिखते हैं कि पाकिस्तान के लोग गोदी चैनलों पर आकर अनाप शनाप बोल रहे हैं, भारत से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और FIR हो रही है नेहा और मेदुसा पर। आलोचना किसकी आत्मा है? प्रधानमंत्री मोदी ने किसके बारे में कहा था? पुलिस को बहसों में क्या कहा जा रहा है उसे लेकर FIR नहीं करनी चाहिए, बल्कि
बल्कि उसे तो माहौल की गारंटी देनी चाहिए कि लोग हर तरह की बात कर सकें। सोचिए, जो प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर कहते हैं कि हम लोकतंत्र की अम्मा हैं, लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, हम लोकतंत्र को जीते हैं, और उन्होंने ही कहा था कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, और यहाँ तो आलोचना करते ही प्रेतात्मा आ जा रही है, देशद्रोह वाली प्रेतात्मा। वहीं इन दो घटनाओं के बाद देश की जनता भी कंफ्यूजिया गई है। लोग कह रहे हैं कि हे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप साफ साफ बताइए दीजिए, बेटी को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? क्योंकि अगर बेटी पढ़ लिख जाएगी, अपने अधिकार जान जाएगी, तो सवाल करेगी, वो चुपचाप चूल्हा चौका करती हुई नजर तो आएगी नहीं। और यदि आप चाहते हैं कि बेटियां चूल्हा चौका ही करें, गुलामों की जिंदगी ही जीती रहें, तो फिर माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई पढ़ाई में काहे बर्बाद करें, और बेटियां मेहनत करके पढ़ाई क्यों करें? तो बात साफ कर दीजिए, बेटी को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ा लिखा देंगे, वो सवाल कर देगी तो आप देशद्रोह का मुकदमा ठोंक देंगे। उधर देश के तमाम स्वतंत्र पत्रकार भी पूछना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र है कि नहीं। प्रधानमंत्री साफ कर दीजिए, अगर आप तानाशाही व्यवस्था लागू कर चुके हैं तो साफ साफ बोल दीजिए, किसी दिन रात में 8 बजे आइए और कह दीजिए कि आज रात 12 बजे के बाद संविधान का आर्टिकल 19 लीगल टेंडर नहीं रहेगा, आज से तानाशाही लागू होती है। सत्ता से सवाल किए तो देशद्रोही माने जाओगे। हम ही देश हैं, हम ही ईश्वर हैं, क्योंकि लोकतंत्र के मुगालते में रहने से बड़ा नुकसान हो रहा है। हम जैसे लोग सवाल करना छोड़ेंगे नहीं, सोचेंगे कि लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, और सवाल करने पर आप चैनल भी बंद करवा देते हैं। देखिए, 73 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला 4 PM चैनल सरकार ने बंद करवा दिया। यूट्यूब बता रहा है कि इस चैनल को फिलहाल भारत में बंद कर दिया गया है, क्योंकि भारत की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर से संबंधित आदेश हमें भेजा है। अब जरा सोचिए, स्वतंत्र पत्रकारों का जीवन कितना संकट भरा है, और न सिर्फ उनका बल्कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब का, क्योंकि ये सिर्फ खबरों पर चर्चा का ही एक माध्यम नहीं है, हमारी आजीविका का भी माध्यम है, और हमारे साथ जो ढेर सारे लोग जुड़े होते हैं इन सब का माध्यम है। एक झटके में सरकार एक ऑर्डर देकर न जाने कितनी जिंदगियों को प्रभावित करती है। बताया जाता है कि 4 PM चैनल में करीबन 100 लोग काम करते हैं। अब सोचिए कि एक के परिवार में अगर 5 भी होंगे तो 500 जिंदगियां प्रभावित हुई कि नहीं। लाखों में सब्सक्राइबर जुटाना कोई दाल भात का कौर नहीं है कि उठाया और खा लिया। दिन रात की मेहनत लगती है, खून पसीना लगता है, और कोई एक झटके में सब कुछ खत्म कर दे, वो भी बिना कुछ बताए, बिना कोई कारण दिए। ये कैसी अनिश्चितता है, ये कैसा लोकतंत्र है। इस कार्रवाई के बाद संजय शर्मा ने लिखा कि नरेंद्र मोदी 4 PM से डर गए हैं, और इसी डर के कारण हमारे नेशनल यूट्यूब चैनल को बंद करवा दिया है। मोदी सरकार सबसे निचले स्तर पर आकर गिर गई है। पाकिस्तान पर कोई ठोस कार्रवाई जब इनसे नहीं हो पा रही है तो ये लोग अपने ही देश के पत्रकारों और जनता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के आड़ में हो रहा है। संजय शर्मा लिखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज को कुचलने की कोशिश की गई है। मैं देश से उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं जितना ये सरकार दावा करती है। अगर किसी वीडियो पर आपत्ति थी तो एक मेल भेजकर बताया जा सकता था, मैं खुद जांच करता, अगर गलती होती तो उसे हटा देता। लेकिन सच ये है कि मोदी देश नहीं है, सरकार से सवाल पूछना गुनाह नहीं है, लोकतंत्र में आवाज उठाना हमारा अधिकार है। तानाशाही से डरने वाले हम नहीं हैं। हम अपने अन्य चैनलों पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। चैनल बंद हो सकता है, हमारी आवाज नहीं। यानी सारी कंफ्यूजन इसी बात की है कि भारत में लोकतंत्र है, हमारे पास एक संविधान है, और संविधान कहता है कि बोलो, अपनी आवाज को बुलंद करो। तो हमारा सवाल बस इतना है कि प्रधानमंत्री जी साफ कर दीजिए, बेटियों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, उनसे चूल्हा चौका करवाना है, उनको गुलाम की जिंदगी देनी है, और ये भी साफ कर दीजिए कि भारत में लोकतंत्र है कि नहीं, संविधान अभी तक जिंदा है कि नहीं। 4 PM ने लिखा है कि नेता देश तोड़े, गोदी मीडिया आग लगाए तो उसे देशभक्ति कहते हैं, पत्रकार सच कह दे, सवाल पूछ ले तो उसे देशद्रोह कहते हैं। जरा सोचिए, देश कैसी परिस्थितियों में आकर खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम के लोकतंत्र की अम्मा का ढोल बजाते हैं और लोकतंत्र को जीने की कोशिश करने वालों का गला दबाते हैं। इसलिए एक बार फिर से अपील है, जल्द से जल्द ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर जुड़ जाइए और इस मोबाइल नंबर को अपने पास रखिए। संपर्क का कोई माध्यम तो होना चाहिए। यह अलग बात है कि एक गर्भवती पत्नी अपने BSF जवान पति से संपर्क नहीं कर पा रही है। पिछले दिनों पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान बॉर्डर से वहां के रेंजर्स ने हमारे BSF के कांस्टेबल PK साव को पकड़ लिया और अब तक हमारा जवान पाकिस्तान के कब्जे में है। एक गर्भवती पत्नी सरकार से अपना पति मांग रही है। चंडीगढ़ पहुंचकर इन्होंने कहा कि मुझे पंजाब जाना होगा, मैं
मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। गर्भवती होने के कारण परिवार ने मुझे भेजने से मना कर दिया। मेडिकल चेकअप के बाद मुझे फ्लाइट में भेजने की परमिशन मिली। अब तक बीएसएफ अफसरों ने कई बार बातचीत की, मगर पाकिस्तान ने हमारे जवान को छोड़ने से इनकार कर दिया। 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला है। टीवी पर न्यूज देखकर परिवार को पता चला था कि उनका बेटा, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गए हैं। जरा सोचिए उस परिवार पर, उस गर्भवती पत्नी के ऊपर क्या गुजर रही होगी। मगर इन सारे सवालों का जवाब देने और ढूंढने की बजाय सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? नेहा राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा कर दो, प्रोफेसर पर मुकदमा कर दो, कोई यूट्यूब चैनल सवाल कर रहा है तो उस पर बैन लगा दो। उधर गोदी मीडिया वाले दिन रात हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम कश्मीर में आतंकियों ने किया वही काम गोदी मीडिया वाले और नफरती चिंटू, पालतू नफरती चिंटू दिन रात कर रहे हैं। मगर वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो पैसे दे दे के वही काम करवाए जाते हैं। जिस चीज से पाकिस्तान को फायदा है उसी से बीजेपी को भी फायदा है। और ये बात पहलगाम हमले के बाद पूरी तरह से क्लियर हो गई है और खुद भाजपाई ही बार बार इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। आए दिन, रोज रोज, बार बार आतंकियों ने 26 मासूमों की चुन चुन कर हत्या करके इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे की जमीन तैयार कर दी और पूरे देश में मुसलमानों को हिंदुओं की नज़रों में संदिग्ध बनाने का प्लान कर दिया। लोग अपने ही पड़ोसियों की जान के दुश्मन बन गए। अपने ही मुस्लिम मरीजों के खिलाफ डॉक्टरों ने नफरत पाल ली। अपने ही देश के पुलिसकर्मियों के बीच हिंदू मुस्लिम के नाम पर भेदभाव शुरू हो गया। भोपाल और कोलकाता की घटनाएं बताती हैं कि देश 80-20 के चक्कर में फंसता जा रहा है। बटोगे तो कटोगे का नारा कामयाब होता हुआ दिख रहा है। भोपाल में कुछ गुंडों ने रेलवे पुलिस के कांस्टेबल दौलत खान को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो मुसलमान थे, और जब उनके हिंदू साथी कांस्टेबल कमल ने बचाने की कोशिश की तो गुंडे ने कहा कि तुम हिंदू भाई हो, हट जाओ। कोलकाता में एक गर्भवती मुस्लिम महिला महफूजा खातून को उनकी डॉक्टर ने सिर्फ इसलिए इलाज से मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम थी। हिंदू डॉक्टर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद मैं किसी मुस्लिम मरीज का इलाज नहीं करूंगी। पश्चिमी यूपी के शामली के टोडा गांव में गोविंद ने सरफराज पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और 26 के बदले 26 को मारने की बात की। यह सब कुछ पहलगाम की घटना के बाद हुआ है और जो लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं वे सीधे तौर पर आतंकियों की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को सफल बना रहे हैं। मगर बीजेपी की राजनीति को देखें तो इसका फायदा सीधे तौर पर मोदी सत्ता को मिल रहा है, तभी तो ये लोग बार बार उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरुआत की कि धर्म पूछा जाति नहीं, क्योंकि इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम दंगे की आशंका बढ़ गई है और इस बात को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत पहले ही भांप लिया था। इसीलिए वक्फ कानून पर अपने प्रदर्शनों को स्थगित कर दिया गया। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी यही कह रहे हैं कि आतंकियों ने हिंदुओं को मार के इस देश में दंगा कराने की साजिश की है। और तब योगी आदित्यनाथ का 80-20 का बयान याद आता है, मोदी का एक है तो सेफ है वाला बयान याद आता है। याद रखिए कि पहलगाम हमले से पहले ही इस देश की 15% आबादी को कभी गौहत्या के नाम पर तो कभी अतिक्रमण के नाम पर टारगेट किया जाता रहा है और ये सब कुछ सत्ता के सह पर हुआ है, सत्ता ने ही किया है। यूपी से लेकर गुजरात तक, असम से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार होता आया है। योगी की सरकार ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया, लखनऊ और आसपास के इलाकों में बस्तियों को जमींदोज किया, वो पहलगाम से पहले मुसलमानों को किनारे लगाने का एजेंडा था। लोकहित इंडिया ने चंद दिनों पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह 2002 के बाद से ही नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं और उनके बयान सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने वाले होते हैं। 2024 के चुनाव में मोदी ने तो हद पार करते हुए मंगलसूत्र और मुजरा की बात की। उससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीधे बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा। यानी हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। और जब पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की तो बीजेपी नेताओं ने सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। कहा गया कि धर्म पूछकर गोली मारी और यही मैसेज ऊपर से नीचे तक फैलाया गया, जिसका असर देश ने कोलकाता से भोपाल तक देखा है कि किस तरह मुसलमानों की जान पर बनाई है। भाजपाई लोग मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, उसकी सीढ़ियों पर चढ़ के श्री राम का नारा लगा रहे हैं, सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे चिपका रहे हैं कि कौन उस झंडे पर लात रखता है और कौन इग्नोर कर देता है। ये सीधे तौर पर देश की 15% आबादी के राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर सवाल उठाना है। मगर इन नफरतियों को कौन बताए कि इस्लाम में चांद और तारा पवित्र माना जाता है। वो पाकिस्तान के झंडे में हुआ तो क्या हुआ, चांद तारा तो पवित्र ही रहेगा। मगर बात सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट की होती तो समझ आती। पीयूष गोयल और निशिकांत दुबे जैसे मोदी सत्ता के बड़े
चेहरों ने भी मुसलमानों को टारगेट किया है और अपनी सियासत के लिए इस देश की विविधता और भाईचारे को दांव पर लगा दिया है। उन्हें नहीं पता कि अगर इस देश का भाईचारा नहीं बचा तो क्या बचेगा। पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और बिहार चुनाव से पहले वक्फ की राजनीति को देखें तो संसद में वोटिंग को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी जैसे नेताओं को चेतावनी दिया था कि आने वाले चुनाव में वक्फ के खिलाफ वोट करने वाले नेताओं को मुसलमान माफ नहीं करेगा। वक्फ पर मोदी सरकार को समर्थन देने के लिए उन्हें सबक सिखाया जाएगा। तो एनडीए की पार्टियां इस बात को लेकर परेशान थीं कि उनके वोट बैंक का क्या होगा, क्योंकि पूरा देश वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के हक की बात करने लगा था। और तब सवाल उठा था कि क्या बिहार में नीतीश और चिराग बिना मुस्लिम वोट के अपनी सियासत कर पाएंगे। चिंता नरेंद्र मोदी और शाह को भी थी शायद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देते बन नहीं रहा था। अलग बात है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही और मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों पर हमला करते हुए वो वक्फ के मामले को गैर धार्मिक बता रही है। मोदी सत्ता चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ के केस को धर्म से अलग करके देखे और यही इस देश का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है, वहाँ के सबसे बड़े जज का इम्तिहान है कि क्या पहलगाम के शोर में मोदी सत्ता सुप्रीम कोर्ट में अपनी मनमानी कर पाएगी। क्योंकि मोदी को बिहार में अपनी सियासत की चिंता नहीं है। उन्हें पता है कि पहलगाम का असर कैसा हुआ है। बिहार का हिंदू अब बीजेपी की तरफ ज्यादा एकजुट होगा और वो हो चाहे न हो, दिखाया यही जाएगा कि इस घटना के बाद हिंदू एकजुट होने लगा। क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन के मारा, ये बात पहले से ही फैलाई जा रही है। इसके बाद पूरे देश में ये आवाज उठने लगी है कि मिल के रहना है, एकजुट रहना है, हिंदू मुसलमान में बंटना नहीं है। यानी कि पूरा नैरेटिव ही बदल गया। मगर याद रखिए कि भाजपा के किसी नेता, जो पीयूष गोयल हो या निशिकांत दुबे के कद का हो, ये नहीं कह रहा है कि मिलजुल कर रहना है, एकजुट रहना है। ये बात कांग्रेस कह रही है, ओवैसी कह रहे हैं कि आतंकियों ने जो हमला किया वो हिंदू मुसलमान के फसाद को कराने के लिए है, देश के भाईचारे को अलग करने के लिए किया गया है। सवाल यह है कि बिहार में अब नीतीश कुमार किसी मुसलमान को टिकट देंगे तो क्या विपक्ष या मुस्लिम नेता ये कह पाएंगे कि नीतीश को वोट मत देना, वक्फ कानून पर मोदी को समर्थन का बदला लेना है। ये वैसे ही है जैसे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि किस मुंह से जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या पहलगाम हमले के बाद नीतीश के मुस्लिम उम्मीदवारों का खुलकर विरोध कर पाएगा, क्योंकि तब बिहार के चुनाव में सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम होने का खतरा रहेगा। और ये माहौल पहलगाम में आतंकी हमले ने बनाया है, कहिए कि उसे चरम पर पहुंचाया है। विपक्ष की पार्टियां नहीं चाहेंगे कि बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति हो, वरना जनता के मुद्दे समाप्त हो जाएंगे, जैसे पिछले 11 सालों से हो रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट लेने के बावजूद विपक्ष जीत नहीं पाएगा। पहलगाम में आतंकियों ने जो किया वो एकदम बीजेपी की लाइन पर है, उसकी सियासत को सूट करता है। और तब याद आता है 2008 का मुंबई हमला, जब बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये आतंकी हमला इस देश के लोकतंत्र और उसकी धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए किया गया है। मगर नरेंद्र मोदी ने जब मधुबनी में भाषण दिया तो कहा कि ये भारत की आत्मा पर हमला है और हम आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। तो आप देखिए कि दोनों नेताओं के बयानों में कितना अंतर है। वैसे ये कल्पना से भी बड़ी सजा क्या होती है, जरा पता लगाइए तो। और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए दोनों की सोच कितनी अलग है, ये भी देखने वाली बात है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप लगातार मोदी को घेरने में जुटी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सर्वदलीय बैठक से मोदी के गायब होने का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि बीते एक हफ्ते में मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे लगे कि इस हमले को लेकर वो चिंतित हैं। जब देश पहलगाम के बदले की बात कर रहा है, मातम में डूबा हुआ है, तब नरेंद्र मोदी दिल्ली में पद्म पुरस्कार बंटवा रहे हैं। क्या ये पद्म पुरस्कार समारोह टाला नहीं जा सकता था पहले मिनट से? फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय